हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में हम तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे इकोसिस्टम का डेफिनेशन, ये होता क्या है। दूसरा चीज़ इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब ये क्या क्या चीज़ से मिल के बनता है। और तीसरा चीज़ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलिए पहले इसको इकोसिस्टम को समझते हैं। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग मतलब मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी सॉइल कैसा है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, विंड कैसा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इंटरैक्ट करते हैं मतलब ये सब एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है किसी न किसी तरीके से। तो इसी इंटरैक्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये सभी क्या करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या निकल के आता है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। किसी भी एरिया के जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये दोनों चीज़ को मिला के क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। बात करें इसके एग्जाम्पल का, तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, गार्डन्स, ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, समझे। अब बात करते हैं हम लोग इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ मिलके ये इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, एक है बायोटिक कंपोनेंट जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ कवर कर लिया, इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब इसके ऊपर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स डैश। ऑप्शन देंगे 4। नंबर ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, सी बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और डी समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड समटाइम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमें पता है इकोसिस्टम में दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए तो दो चीज़ हुआ। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे ह्यूमन का कोई छेड़खानी नहीं है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो गए फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का बात करें तो वो होते हैं जो जिसमें ह्यूमन अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसको ह्यूमन मेंटेन करता है। गार्डन्स हो गया, क्रॉप फील्ड्स, ये सब आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक गार्डन में किस टाइप का प्लांट ग्रो किया जाएगा उसमें ह्यूमन अपना दिमाग लगा रहा है, मिट्टी देखेगा, टेम्परेचर देखेगा, ठीक है, वो सब देख के उस हिसाब से वो इंसान अपना गार्डन में प्लांट ग्रो करेगा। इसीलिए गार्डन जो है वो चूँकि इसको ह्यूमन मैनेज कर रहा है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम है। सिमिलरली यही रीज़न होगा क्रॉप फील्ड का भी, समझे। चलिए, और कई बार इसको दो और तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो लैंड पे पाया जाता हो, इसके एग्जांपल हो गए फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ठीक है। और एक्वेटिक सिस्टम वो होता है जो पानी में पाया जाता हो, इसके एग्जांपल है रिवर, ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम है, समझे। चलिए, एक यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है 15.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, इसको कवर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। आपने कभी ना कभी एक्वेरियम देखा ही होगा। चलिए एक बनाते हैं मतलब ख्यालों में बनाते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। एक्वेरियम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ये रहा 4-5 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें फ़िश चाहिए, उसके बाद एक बड़ा सा जार चाहिए जिसमें हम फिश को रखेंगे, पानी तो चाहिए ही, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, एक ऑक्सीजन पंप से प्रोवाइड करेंगे जिसको एरेटर बोलते हैं, ठीक है। और फूड का जहाँ तक बात है वो मार्केट से खरीद लेंगे। तो ये सब चीज़ लेके एक हम बेसिक एक्वेरियम बना सकते हैं। अब देखिए, इफ़ वी ऐड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स। तो देखिए, अगर हम इस एक्वेरियम में जो ऊपर बनाए थे उसमें अगर हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब इसको और मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब जिंदा रहेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, सारा काम वहाँ पे कर लेंगे।
तो हमें उसी हिसाब से ध्यान से यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को डालना होगा, ठीक है, जो सेल्फ सस्टेन कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मान लीजिए ये एक एक्वेरियम है, इसमें हम पहले से मछली रखे हुए हैं, फिर मान लीजिए हम इसमें एक ऐसा मछली डाल दिए जो इन सभी छोटे मछली को खाता हो, तो क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होगा? नहीं होगा। फिर मान लीजिए सिर्फ हम मछली ही अच्छा मछली डाल के यहाँ पर छोड़ दिए, तो क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होगा? नहीं, क्योंकि मान लीजिए कभी ना कभी तो ये मछली मरेगा ना, तो ये मछली जब मर जाएगा तो इसको डिकम्पोज कौन करेगा, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स भी हमें डालना होगा। तो अगर डिकम्पोजर्स नहीं डालते हैं तो हमें क्या करना होगा, वक्त के साथ साथ हफ्ते में एक बार भी कम से कम इसका पानी को साफ़ करना होगा, ठीक है, जो मरा हुआ चीज़ है उसको हटाना होगा। मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं बनेगा अगर इसमें डिकम्पोजर्स ना हो तो, समझ रहे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के कितने एग्जांपल्स हो गए? सबसे पहला गार्डन हो गया, दूसरा हो गया क्रॉप फील्ड और तीसरा हमने देखा एक्वेरियम, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक आपसे पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और आपको दे देंगे 4 ऑप्शन, पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पे देखना होगा क्रॉप फील्ड। अगर यहाँ पे आपसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूछते तो क्या देते आप? फॉरेस्ट देते, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, क्या हम एक्वेरियम को वैसे ही छोड़ सकते हैं क्या सेटअप करने का बाद? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर है, स्टैग्नेंसी ऑफ वाटर है, जिस वजह से ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। तो वाई डज इट हैज़ टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल, तो क्यों क्लीन करना पड़ेगा हमने समझ लिया। 2 रीजन से, यहाँ पे नेचुरल डिकम्पोजर नहीं है और स्टैग्नेंसी ऑफ वाटर है। अब देखिए, डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर, तो क्या हमें पॉन्ड और लेक को भी क्लीन करना पड़ेगा? तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? तो इसका ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए कि वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड, वाई, ठीक है। तो पॉन्ड और लेक को हम क्लीन नहीं करते लेकिन एक्वेरियम को क्लीन करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि जो पॉन्ड या फिर लेक है ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम है मतलब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम है। और यहाँ पे जो फूड चेन होगा ना, फूड चेन क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझ लीजिए कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, फिर वो तीसरे को खाता है, फिर वो चौथे को खाता है, ठीक है। तो किसी भी फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरता भी है तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर्स होंगे वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे टू डिकम्पोज देयर बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। और जहाँ तक एक्वेरियम का बात है, वो एक आर्टिफिशियल और एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। और एक्वेरियम में जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। उसका टेम्परेचर हो गया, फूड हो गया, ये सब आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हो वो भी सभी नहीं हो सकता है यहाँ पे डिकम्पोजर्स एब्सेंट हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी एक फ़िश मर जाता है एक्वेरियम में और जब वहाँ पे डिकम्पोजर नहीं होंगे तो इट विल लाई देयर एज अ रोटन बॉडी पॉल्यूटिंग द वाटर ऑफ एक्वेरियम। तो इसी वजह से एक्वेरियम को क्या करना पड़ेगा? रेगुलर क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, एक नोट कर लीजिए कहीं पे। अब आगे मूव करते हैं। आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिजम्स को इतने सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है समझ चुके हैं आप। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो भी कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, लाइक शुगर, स्टार्च, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कैसे बनाते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। समझ गए? अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे 1 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछेंगे कि ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड डैश। तो ये कौन होंगे? आपको पता है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एक बात सिर्फ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, कहाँ से? इनऑर्गेनिक को यूज़ करके। मतलब ये लोग इनऑर्गेनिक से क्या देते हैं? ऑर्गेनिक देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर तो सबको पता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं वो फूड जो कि प्रोड्यूस होता है, ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अनदर कंज्यूमर्स, ठीक है।
मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खाना ले लेंगे या फिर कोई दूसरे कंज्यूमर से खाना ले लेंगे। ये कंज्यूमर ले दे के कहाँ से खाना लाए होंगे, प्रोड्यूसर से ही लाए होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स, ये सब आपको पता है। आगे मूव करते हैं डिकम्पोजर्स पे। हमने देख लिया प्रोड्यूसर के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, कंज्यूमर हमने देख लिया। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी break down the dead remains and waste products of organisms. These microorganisms are the decomposers, as they break down the complex organic substances into simpler inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. तो यहाँ पे decomposers का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जिनका रोल क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, मतलब सराना, गलाना, जो भी मरे हुए चीज़ है और वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सबको, ठीक है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ये लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब देखिएगा, ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको, यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर में देखा था, ये लोग इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बना रहे थे, और ये डिकम्पोजर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑपोजिट काम करते हैं प्रोड्यूसर का। और ये डिकम्पोजर्स एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई एनिमल मर गया तो उसका जितना भी मटेरियल है शरीर का, वो सब वापस नेचर में लौटाने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर ही करते हैं। तो ये लिंक है बिटवीन लिविंग इन्वायरमेंट एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, समझे इतना। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन आने से पहले इसके ऊपर देख लेते हैं डिकम्पोजर्स का रोल क्या क्या होता है। ये इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिकम्पोजर का ये 4 रोल आप याद रखिएगा किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। सबसे पहला है कि दे एक्ट एज अ क्लींसिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, पहला रोल। दूसरा, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं, मतलब जो डेड प्लांट और एनिमल है उसका जो भी मटेरियल है, वो न्यूट्रिएंट्स है, वो निकाल के वापस नेचर को प्रोवाइड करते हैं ये लोग, तो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ये लोग, ठीक है। तीसरा रोल हो जाएगा, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। मरे हुए को गला के नए जो आने वाले लाइफ है उसको ये लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं। और चौथा रोल है कि दे हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स इनटू वाटर, सॉइल एंड एयर फॉर द यूज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड लाइक क्रॉप प्लांट्स। वही बात फिर से लिखा हुआ है कि जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो सब न्यूट्रिएंट्स को वापस ये लोग मिट्टी में, वाटर में, एयर में डाल देते हैं, ताकि जो प्रोड्यूसर है वापस इन सब चीज़ को यूज़ करके फिर से फूड प्रोड्यूस करे। मतलब ये लोग साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 4 रोल आप याद रखिएगा डिकम्पोजर का, बहुत बार आता है एग्जाम में, इसका फंक्शन पूछते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। चलिए समझते हैं क्या होता है फूड चेन्स। तो फूड चेन एक ऐसा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे 3 फूड चेन्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ए, बी और सी। सबसे पहला फूड चेन में देखें तो ये सबसे पहले हमारा प्लांट्स है, प्रोड्यूसर, उसके बाद इसको डियर खाता है और इस डियर को टाइगर खाता है, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है। तो इस सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड, ठीक है। तो इतना तैयार कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ लेवल्स के बारे में। अगर आप इस फूड चेन को देखें तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स या फिर लेवल है ना, इन सब लेवल को क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। मतलब ये जो प्रोड्यूसर है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। या इस फूड चेन को देखें तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे, कोई एक ऐसा फूड चेन दे देंगे, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ये फूड चेन दे देंगे, नाम लिख के देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रीज़, फिर ऐसे करके देंगे डियर्स और फिर ऐसे करके देंगे टाइगर। आपको बोलेंगे कि डियर ऑक्यूपाई विच ट्रॉपिक लेवल, तो आपको लिखना होगा सेकंड, ठीक है। ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे कुछ और 2-3 बात जानेंगे हम लोग। किसी भी फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है
ये रहा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये इसमें कौन होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स या फिर जिनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें कौन आते हैं, हार्बीवोरस आते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस आते हैं जो इन प्रोड्यूसर को या फिर प्लांट को खाएंगे। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे आते हैं स्मॉल कार्निवोरस, ये रहा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं या फिर लार्जर कार्निवोर्स। मतलब सिंपल शब्दों में आप ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपका आता है प्रोड्यूसर, उसके बाद ये हो गया हमारा हार्बीवोर्स, उसके बाद ये स्मॉल कार्निवोर और ये हो गया लार्ज कार्निवोर। दूसरे शब्दों में इसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर और इसको टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स दिया गया है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई डैश। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। तो आपको लिखना होगा कार्निवोर्स। ऐसे तो होता है स्मॉल कार्निवोर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कार्निवोर्स है तो हम लोग इसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि फूड चेन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा हमने, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो हमने देखा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फूड चेन पाए जाते हैं तो उसका ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। पहला हो गया ग्रास, ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को वुल्फ, वुल्फ को टाइगर। दूसरा हो जाएगा ग्रास, फिर ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, स्नेक और हॉक, ठीक है। ये 2 आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से याद कीजिएगा। और एक्वेटिक इकोसिस्टम से आप इसको याद कीजिएगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं रिवर में फिर पॉन्ड में, उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इसको खाएगा एमीबा, उसको खाएगा ऑक्टोपस, फिर सील, फिर वेल। या फिर दूसरा याद कर सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, प्रॉन, मॉस्क्यूटो, स्मॉलर फिश, बिगर फिश, क्रोकोडाइल। ऐसे करके आप याद कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल सिंपल में पूछ लेंगे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, तो आपको इन दोनों में से कोई एक लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बात लिखा हुआ है, ये देखिए। जो ऑटोट्रॉप्स जो पाए जाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, इनका काम क्या होता है, ये लोग सनलाइट में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा चुका है कि ये किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को, तो आपको लिखना होगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद जो ऑटोट्रॉप्स है उससे एनर्जी अब कहाँ चला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स में चला जाता है। क्योंकि जब हेट्रोट्रॉप्स ये सब ऑर्गेनिज्म जब इसको खाएंगे तो एनर्जी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी फूड चेन में जो स्टार्टिंग होता है वो तो प्रोड्यूसर से ही होगा, और जो एंडिंग होगा ना, लास्ट में टाइगर भी मरेगा तो इसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर्स खाएंगे। तो लास्ट लिंक जो होता है वो डिकम्पोजर होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब लेकिन जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी पास ऑन होता है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ हो जाता है। अब वो एनर्जी कैसे लूज़ होता है, कितना लूज़ होता है, वो हम अब देखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे हर एक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला है ये, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। सबसे पहले जो नीचे में होता है वो कौन होता है, प्रोड्यूसर, मतलब जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो। ये क्या करते हैं, जब इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये तो किसी को खाता नहीं है ना, तो ये लोग स्पेशल है यहाँ पे ये लोग, क्योंकि ये लोग सनलाइट को यूज़ करते हैं और बाकी इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो सनलाइट से जो भी एनर्जी आता है ना, उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही ये लोग कैप्चर करते हैं और उसको फूड में स्टोर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सन से आ रहा है 10,000 जूल एनर्जी आ रहा है, ठीक है। इसको कई बार लिखा जाता है 10, इस 3 जीरो का बदले हम लोग किलो लिख देते हैं, 10 किलो जूल भी लिखते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए सन से आया इतना जूल एनर्जी, तो इसका कितना परसेंट ये प्रोड्यूसर कैप्चर कर पाएंगे, सिर्फ इसका 1%। 1% मतलब 2 जीरो हटा दीजिए, सिर्फ 100 जूल एनर्जी ही इन प्रोड्यूसर को मिलेगा। इतना समझे। अब देखिए क्या होता है। तो ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट, तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि कितना परसेंट एनर्जी वो लोग कैप्चर करते हैं, तो 1%। अब देखिए, when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction. तो जब ये
प्रोड्यूसर को ये प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर को पूरा का पूरा जो 100 जूल था वो क्या इनको मिल जाएगा? प्रोड्यूसर ने तो 100 जूल एनर्जी कैप्चर किया था ना सनलाइट से, तो एक पूरा का पूरा 100 जूल इन प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ लूज़ होता है? एज हीट टू द इन्वायरमेंट, शरीर गर्म रहता है तो उसमें एनर्जी लूज़ हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन में एनर्जी लूज़ होता है, फिर वर्क करने में एनर्जी लूज़ होता है, फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने में भी एनर्जी लूज़ होता है। तो ले देके ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि सिर्फ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। मतलब इसको जितना भी एनर्जी मिला प्रोड्यूसर को, उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही ये स्टोर कर पाता है और वही 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास होता है। बात का गहराई को समझ रहे हैं? अच्छे से यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, एक बार देखिए। सबसे पहले सनलाइट से था 10,000 जूल एनर्जी आया, ठीक है। प्रोड्यूसर ने सिर्फ इसका 1% कैप्चर किया, मतलब इस प्रोड्यूसर को सिर्फ 100 जूल एनर्जी मिला, इस वाले प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर को जब ये प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा ना तो उसको सिर्फ कितना मिलेगा? 10% एनर्जी ही मिलेगा। मतलब जब 10% निकालना होगा तो एक जीरो हटाएंगे, सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही इसको मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर को। बाकी 90 जूल 100 जूल था, सिर्फ 10 जूल आगे पास ऑन हुआ। 90 जूल किस में खर्च हो गया? तो एज अ हीट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। डाइजेशन में खत्म हो गया, वर्क डन में खत्म हो गया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में खत्म हो गया, तो इन सब चीज़ में बाकी 90 जूल खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर जब इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन होगा। 10% किसका? इस प्राइमरी कंज्यूमर के एनर्जी का। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी है? 10 जूल एनर्जी है, तो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिलेगा? इसका 10%। तो इसका 10% निकालने के लिए फिर और एक जीरो हटा दीजिए, तो सिर्फ 1 जूल एनर्जी ही पास ऑन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए प्रोड्यूसर लेवल पे कितना एनर्जी था? 100 जूल एनर्जी था, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा? इसका 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाते हैं, ठीक है, तो 10 जूल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिलेगा? इसका 10%, ठीक है, इसका 10%, तो यहाँ पे भी एक जीरो हटाएंगे तो 1 जूल एनर्जी सिर्फ मिलेगा। टर्सरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिलेगा? इसका 10%। अब इसमें तो जीरो है ही नहीं, तो जीरो कैसे हटाएंगे? तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, 0.1 जूल इसको मिलेगा। समझ रहे? तो सबसे कम एनर्जी किसको मिल रहा है? सबसे ऊपर वाले को सबसे कम एनर्जी मिलता है। तो देखिए, therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। तो 10% ही वो अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर या फिर एनर्जी का जो हर एक स्टेप में प्रेजेंट होता है और ये नेक्स्ट लेवल पे रीच करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इसको स्टेट करने के लिए। तो आप लिखेंगे इट स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। समझ गए? सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। इसको बोलते हैं 10% लॉ, याद रखिएगा इसको। चलिए और आगे देखते हैं और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। बहुत अच्छा बात है ये। अब हमने देखा कि टर्शरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिल रहा है? 0.1 जूल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो चूँकि जो हायर लेवल पर ऑर्गेनिज्म है उसको काफ़ी कम एनर्जी मिल रहा है, उसीलिए जो फूड चेन होता है ना वो जनरली 3 या फिर 4 ट्रॉपिक लेवल का ही बनता है। यहाँ पे कितना ट्रॉपिक लेवल है? 1 2 3 4, ठीक है। तो नॉर्मली 3 या फिर 4 ट्रॉपिक लेवल का ही फूड चेन होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब मान लीजिए इसके ऊपर भी कोई एक ट्रॉपिक लेवल होता, कोई और ऑर्गेनिज्म होता, तो उसको कितना एनर्जी मिल रहा होता? इसका 10%। इसका 10% निकालेंगे तो पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.01 जूल एनर्जी ही सिर्फ इसको मिलेगा। तो ये काफ़ी कम एनर्जी होगा और वो एनर्जी इनफ नहीं होगा इस ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप में कितना एनर्जी लॉस हो जाता है? मतलब 90% ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, जिस वजह से जो यूजेबल एनर्जी है वो काफ़ी कम बचेगा आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि फूड चेन से जनरली 3 या फिर 4 स्टेप्स का ही क्यों होता है, तो आपको लिखना होगा क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पास ऑन होता है, इसलिए काफ़ी कम एनर्जी अवेलेबल होता है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और लॉस ऑफ एनर्जी इतना हाई है कि यूजुअल एनर्जी काफ़ी कम बचता है आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। समझे? चलिए, तो ये भी तैयार कर लिया हमने और आगे मूव करते हैं। ये एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर। इसको समझते हैं।
ये जो डायग्राम है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम। ये डायग्राम ट्रायंगल के शेप में बनाया गया है, सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बनाया गया है, इसका कुछ मीनिंग भी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रायंगल का बेस है, बेस में कौन पाया जाता है? प्रोड्यूसर। इसका ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स नंबर में थोड़े कम हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर और भी कम हो गया, और टर्सरी कंज्यूमर का नंबर और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल था, उसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसी लेवल पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा एनर्जी कम गया तो थोड़ा कम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी एनर्जी और कम गया तो और कम ऑर्गेनिज्म, और सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर का, यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म मर गए, तब क्या होगा? जब यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो देखिए प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर ये कार्निवोर होते हैं, ये तो प्रोड्यूसर को नहीं खा सकते ना, ग्रीन प्लांट को नहीं खा सकते हैं, तो प्रोड्यूसर का नंबर अब बढ़ता ही चला जाएगा, इनका नंबर इंक्रीज होता चलेगा क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक सेकेंडरी कंज्यूमर का बात है, अब ये किसको खाएंगे? ये तो इनको अब खाना नहीं मिलेगा, तो इनका ये लोग मरते चले जाएंगे, तो इनका नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, और इस वजह से जो नेचर में या फिर इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? 3 इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो क्या होगा? मान लीजिए ये अगर किल हो जाता है तो इनका नंबर्स इंक्रीज होगा, इनका नंबर्स डिक्रीज होगा, और नेचर में क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। तो आंसर हो जाएगा इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल टेक प्लेस। सबसे पहला, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज, पिछले वाले का इंक्रीज हो जाएगा, और द ऑर्गेनिजम्स इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल नॉट बी एबल टू गेट द फूड, सो दे विल माइग्रेट टू सम अदर इकोसिस्टम और डाई। क्या तो दूसरे इकोसिस्टम में चले जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और तीसरा इफेक्ट क्या होगा? इट विल कॉज एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द फूड चेन। समझे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ आपसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोलेंगे कि मान लीजिए इस प्रोड्यूसर का एनर्जी है 5000 जूल, 5000 जूल एनर्जी है, तो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिलेगा? तो आपको पहले प्राइमरी का एनर्जी निकालना होगा, सिर्फ 10% इसका, तो 10% निकालने के लिए 1 जीरो हटा देंगे तो 500 जूल इसको मिलेगा, और सेकेंडरी को कितना मिलेगा? एक और जीरो हटा देंगे तो 50 जूल इसको मिलेगा। अगर टर्सरी का पूछता तो एक और जीरो हटाते 5 जूल, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या करते हैं ये लोग आपसे इसका दे देंगे, टर्सरी का दे देंगे, मान लीजिए 10 किलो जूल, इतना एनर्जी इसको अवेलेबल है, तो पूछेंगे कि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कितना होगा। अब आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। सेकेंडरी को कितना मिलेगा? 100 किलो जूल मिलेगा, फिर प्राइमरी को कितना मिलेगा? 1000 किलो जूल, और जो प्रोड्यूसर है उसको कितना मिल जाएगा? 10,000, एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, किलो जूल। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं, आप कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। चौथे वाले मतलब स्नेक में 5 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर मतलब ग्रास को कितना एनर्जी मिलेगा? तो स्नेक को 5 है, तो फ्रॉग को कितना हो जाएगा बताइए? 50, एक जीरो बढ़ा रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्रास ऑपर को 500 और ग्रास को 5000 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, हमने तो समझ लिया फूड चेन क्या होता है, लेकिन रियल लाइफ में नेचर में क्या होता है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब हमने अभी देखा कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है, इस डियर को ये टाइगर खा रहा है, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। इस डियर को कोई और भी खा सकता है, कोई यहाँ पे दूसरा एनिमल होगा, मान लीजिए चीता, वो इसको खा लेगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ हमने समझा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन ना बनाकर द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स। बहुत सारे ब्रांचिंग लाइन से हम लोग इस रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, और इस सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स को क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझिए, ये देखिए, ये एक फूड चेन का यहाँ पे ड्राइंग बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये है मान लीजिए प्लांट, इस प्लांट को खाया इस चूहे ने। अब इस चूहे को कौन खा सकता है? ये क्या तो कैट खा लेगा, नहीं तो ये स्नेक खा लेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, कई सारा फूड चेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये एक फूड चेन है, फिर यहाँ से ये एक फूड चेन हो गया, यहाँ से ये एक फूड चेन हो गया, फिर यहाँ से कई सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। तो इस इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं।
तो फूड वेब का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क को ही फूड वेब बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए इसका अगर यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब का, तो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। फूड चेन में लिखेंगे कि इट इज़ अ सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक लाइन में सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का फूड चेन में। और फूड वेब में क्या होता है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि मेंबर्स प्रेजेंट एट हायर ट्रॉपिक लेवल फीड ऑन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म हैज़ अल्टरनेट फूड सोर्सेज, वो कई टाइप के ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि फूड चेन्स आर स्ट्रेट होता है और फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट। और चौथा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल देके, फूड चेन का एग्जाम्पल तो हम कई सारा दिए ही, और फूड वेब का एग्जाम्पल में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एक डायग्राम देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम। ये डायग्राम क्या है, देखिए नीचे दिया हुआ है, ये रहा, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सनलाइट है, सनलाइट से प्रोड्यूसर में हार्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, फिर टॉप कार्निवोर्स में। तो इस डायग्राम से हमें 2 बात समझ में आएगा। सबसे पहला बात ये है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो करे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो अपना एनर्जी वापस सनलाइट को नहीं दे सकता है, वो सिर्फ सनलाइट से एनर्जी ले सकता है, ठीक है, और एनर्जी को आगे ही पास करेगा, वो हार्बीवोर्स को पास करेगा। अब हार्बीवोर्स के मन में भी ऐसा नहीं है, कभी भी चाह के भी ये नहीं कर सकता है कि ये प्रोड्यूसर को अपना एनर्जी पास कर दे, क्योंकि प्लांट कभी इसको थोड़ी खाएगा, तो एनर्जी कभी नीचे या फिर उल्टा डायरेक्शन में पास नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये पहला बात नोटिस किए हम। दूसरा बात यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी लेवल डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब इस सनलाइट में जितना एनर्जी था उतना एनर्जी इस प्रोड्यूसर को नहीं मिला, ठीक है, ये सिर्फ इसका 1% ही कैप्चर कर पाया। फिर हार्बीवोर्स भी प्रोड्यूसर का सारा एनर्जी नहीं ले पाया, सिर्फ 10% एनर्जी ही ले पाया, ठीक है। फिर कार्निवोर्स भी इसका 10% ले पाया। तो जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ कर रहा है प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो ये 2 बात हम यहाँ पे नोटिस किए, तो वही 2 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, समझ में आ गया। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो प्रोड्यूसर एनर्जी जो कैप्चर करते हैं, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, वापस सन के पास नहीं जाएगा। और द एनर्जी विच पासेज टू द हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स, एनर्जी जो हार्बीवोर्स के पास चला गया वो ऑटोट्रॉप के पास वापस नहीं आएगा। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल, इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो ये जो वर्ड है ना प्रोग्रेसिवली, इसका मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। तो एनर्जी हमेशा आगे की तरफ मूव करता है, वो पीछे के लेवल को एनर्जी वापस अवेलेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन करने बोल देंगे कि वाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन, तो आपको यहाँ से ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। प्रोग्रेसिवली मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये 2 बात हमने नोटिस किया। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन के बारे में। चलिए पहले समझते हैं, फिर उस फिनोमेनन का नाम जानेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग अनजाने में ही कई सारे हार्मफुल केमिकल्स, एक हार्मफुल केमिकल का नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब ये कभी गलेगा नहीं, ये वैसे का वैसा नेचर में एग्जिस्ट करता रहेगा। तो ऐसा हार्मफुल केमिकल्स अनजाने में ही हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं इस फूड चेन से। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे एंटर करते हैं। देखिए आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे वाटर पॉल्यूट होता है। इसका एक रीज़न है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट से, ठीक है। ये पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स क्या तो बारिश होता है तो बह के मिट्टी के अंदर चला जाएगा या फिर बह के किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा। अगर ये पेस्टिसाइड या फिर केमिकल मिट्टी के अंदर जाता है तो इसको क्या होता है, देखिए फ्रॉम द सॉइल दीज मतलब ये पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स, ठीक है। दीज केमिकल्स आर अब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स जब मिट्टी से वाटर या फिर मिनरल्स अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो ये लोग उसके साथ साथ ये हार्मफुल केमिकल्स को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं और प्लांट्स में एंटर कर गए मतलब ये फूड चेन में एंटर कर गए। फिर वो प्लांट से अब आगे
प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर में पास ऑन होते रह जाएंगे, ठीक है। और अगर ये केमिकल्स वाटर बॉडी में बह के चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये उसको कंज्यूम कर लेंगे। फिर उस एक्वेटिक प्लांट से हो सकता है एक्वेटिक एनिमल फिशिस में जाएंगे, और फिशिस के बाद नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में वो केमिकल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है कि कैसे हमने देखा दे मतलब कि ये केमिकल्स कैसे ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर करते हैं। तो एज दिस केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, ये लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो दे गेट्स एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, एक बढ़ते हुए दर से ये लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। तो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। तो सबसे ज़्यादा केमिकल्स ह्यूमन बींग्स को मिलता है। कैसे मिलता है अभी हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। इस फिनोमेनन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा समझते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे हम एक इस फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस वाले का बी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये प्लांट में पेस्टिसाइड वगैरह एंटर कर गया। कैसे एंटर किया हमने समझ लिया, ठीक है। इस प्लांट में कोई पेस्टिसाइड है, DDT फॉर एग्जांपल। अब इस प्लांट को जब इस ग्रास हॉपर ने खाया तो ये जो केमिकल्स है चूँकि नॉन डिग्रेडेबल है तो ये केमिकल्स इसमें भी चले गए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मान लीजिए फ्रॉग ने खाया तो इसके बॉडी में कई सारे DDT है, तो ये DDT यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए ये फ्रॉग जो है वो सिर्फ एक ही ग्रास हॉपर को तो नहीं खाएगा ना, पेट भरने के लिए वो 2-3 ग्रास हॉपर को खाएगा। तो इस वजह से इस फ्रॉग के शरीर में ज़्यादा DDT होगा कंपेयर टू एक ग्रास हॉपर के, ठीक है, क्योंकि इसने एक से ज़्यादा ग्रास हॉपर को खाया है। फिर इस फ्रॉग को जब ये स्नेक खाएगा तो एक फ्रॉग खा के तो इसका पेट नहीं भरेगा ना, ये कई सारे फ्रॉग को खाएगा, तो स्नेक के शरीर में और भी ज़्यादा DDT चला गया। फिर फाइनली ये ईगल जब ये इस स्नेक को खाएगा तो एक स्नेक से पेट भरेगा नहीं, 2-3 स्नेक खाएगा, तो यहाँ पे भी इसके ईगल के शरीर में सबसे ज़्यादा जो DDT है वो जाके पहुँचा। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मतलब जो टॉप में होगा ना उसको सबसे ज़्यादा केमिकल्स खाना पड़ेगा। तो यूजुअली ह्यूमन बींग्स जो है वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स किसी को भी खा सकते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा केमिकल्स पहुँचता है। तो वही बात वहाँ पर लिखा हुआ था। ये रहा कि एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज, हमारे शरीर में ही सबसे ज़्यादा केमिकल पहुँचता है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इतना समझ गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसका डेफिनेशन लिखना होगा, और विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। अलग अलग टॉपिक लेवल पे क्या अलग अलग मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द फिनोमेनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, ठीक है, बढ़ते हुए दर से ये बढ़ता है, इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मफुल बायोडिग्रेडेबल सब केमिकल्स सच एज DDT एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये अलग अलग टॉपिक लेवल पे अलग अलग मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा हाँ। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। सबसे लो कहाँ पे होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जितना नीचे रहेंगे उतना कम केमिकल देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट कहाँ पे होगा, लास्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन पे। समझ गए, तो इसको आप तैयार कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे भी कुछ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट अ ट्रॉपिक लेवल, ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इतना सा लिख देंगे काम बन जाएगा। फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन और स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। एक फूड चेन का एग्जाम्पल देना, ट्रॉपिक लेवल को स्टेट करना है, तो ऐसे करके आप लिख देंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो ये हम पहले आपको बता दिए थे 4 पॉइंट्स, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वही, ठीक है। अब मूव करेंगे लास्ट टॉपिक पे कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में हमें 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ना है। पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। चलिए ओजन लेयर से स्टार्ट करते हैं एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। तो देखिए ओजन होता क्या है वो समझिए। ओजन जिसका फॉर्मूला है O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स मिलेंगे ना तो जो मॉलिक्यूल बनेगा O3 बनेगा, इसी को ओजन बोलते हैं। अगर आप सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, वो ऑक्सीजन गैस मिलेगा जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं जिसमें, ठीक है। चलिए
वाइल O2 का काफ़ी यूज़ है, ये ऑक्सीजन है, लाइफ गिविंग गैस है ये, लेकिन दूसरी तरफ जो ओजन है ना, ये एक डेडली पॉइजन है, इसको आप सूंघ लेंगे तो आपका मौत भी हो सकता है। लेकिन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपको पता है एटमॉस्फेयर के कई सारे लेवल्स है, तो हायर लेवल पे ओजन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो फंक्शन क्या है? इट शील्ड या फिर प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब देखिए, सन का जो रेज है ना, उसमें कई सारे टाइप के रेडिएशन होते हैं, उसमें से एक है अल्ट्रावायलेट रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर कई सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो इसी किसी एक लेयर में हमारा क्या होगा? ओजन गैस प्रेजेंट होगा। ये ओजन गैस का रोल क्या है? ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं उससे। अल्ट्रावायलेट रेज को ये ब्लॉक कर देगा, जो अच्छा रेज है उसको अर्थ पे आने देगा, समझ रहे? तो वही इसका रोल हो गया। इस बात को आप याद कीजिएगा कि इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाएगा ना, तो दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, इससे। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे दो बात। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन देखा, इतना याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देखा, O3। ओजन का नेचर क्या होता है? डेडली पॉइजन है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये अर्थ के सरफेस को बचाता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। चलिए, और ये रेडिएशन अगर अर्थ पे पहुंच जाए तो ये क्या करेगा? स्किन कैंसर करेगा। इतना चीज़ हमने समझा। अब हम समझेंगे कि ये ओजोन बनता कैसे है। देखिए, ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। होता क्या है? द हाई एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम्स। होता क्या है? देखिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जब उस पर सन का अल्ट्रावायलेट रेस पड़ता है ना, तब वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है दो ऑक्सीजन के एटम्स में। समझ रहे आप इस इक्वेशन को? समझ रहे? यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, इस पर UV रेस पड़ा और ये दो ऑक्सीजन के एटम्स में स्प्लिट हो गया। अब यही जो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दीज एटम्स देन कंबाइन विथ मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज शोन। अब इसी में से एक जो एटम है ऑक्सीजन का, वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना देगा? O3, जो ओजोन कहलाता है। तो ये कैसे बनता है वो इसका इतना प्रोसेस है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप इतना तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980s मतलब 1980 से लेकर 1989 तक, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में द अमाउंट ऑफ ओजोन था एटमॉस्फेयर में, वो काफ़ी डिक्रीज होने लग गया। ये डिक्रीज होने का रीज़न क्या था? दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन गैस था वो काफ़ी डिक्रीज़ होने लग गया। डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या बताया गया? ये समझा गया कि जो सिंथेटिक केमिकल्स है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और भी कई सारे केमिकल है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल आप इस तीन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये लोग ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका यूज़ एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इसीलिए 1987 में जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP था, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया सभी देशों से, और इसमें यह फिक्स किया गया कि जो भी कंट्री है वो अपना CFC प्रोडक्शन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन 1986 के लेवल तक ही रखेंगी। मतलब इस ईयर में जितना CFC प्रोड्यूस होता था उससे ज़्यादा लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, ठीक है, उतना तक ही रखना है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कि वो लोग जो भी रेफ्रिजरेटर बनाए उसमें CFC फ्री हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं या फिर ले सकते हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा कि यूज़ ऑफ CFCs कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हार्म द ओजोन लेयर। दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना होगा CFCs का, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ऑल्सो सेफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स प्रिवेंट इट्स एमिशन। जो ओल्ड अप्लायंस हो गए उसका अच्छे से डिस्पोज किया जाए ताकि वहाँ से जो CFC है वो ना निकले। और तीसरा हो जाएगा कि रिड्यूस द यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से भी CFC निकलता है और वो भी हार्मफुल है ओजोन के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ 3 तरीके हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये ओजोन लेयर का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। क्या क्या तैयार करना है एक बार फिर से रिकैप करते हैं। डेफिनेशन, फार्मूला,
नेचर, इसका यूज़, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे बनता है वो, फिर उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो, और कौन से केमिकल से जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। पहला हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, दूसरा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और भी बहुत सारे, 3 का नाम याद रखिएगा, और इस तीनों में भी सबसे फेमस कौन सा है, नंबर 1 वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है वेस्ट डिस्पोजल, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो काफ़ी सारा कचरा पैदा हो रहा है आजकल। जितने भी वेस्ट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो डेट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब जिसको डिकम्पोजर्स सड़ा या फिर गला सकते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। और जिसको डिकम्पोजर्स सड़ा या फिर गला नहीं सकते हैं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल होता है। दीज सब्सटेंसेस में बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर तक ये इन्वायरमेंट में रह सकते हैं और में हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और ये मतलब मेंबर्स को, ऑर्गेनिजम्स को हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों का डेफिनेशन लिख देना है, काम बन जाएगा, ऊपर जो हमने देखा वो। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। देखिए, तो ये 2 तरीके से अफेक्ट करता है। नंबर 1, दे विल सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज विच आर कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा, मलेरिया एट्सेट्रा। यहाँ पे मच्छर फरेंगे, कई सारे मक्खियाँ आएंगी, जब ये सड़ेंगे गलेंगे तो ये पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा, दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल दस कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है, स्मेल भी आता है जब ये सड़ते गलते हैं, तो ये 2 इफेक्ट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए। पहला इफेक्ट होगा कि एक्सेस यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, DDT रन ऑफ विद रेन वाटर टू वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं। और दूसरा हो जाएगा कि दे में चोक द सीवर सिस्टम ऑफ सिटी और टाउन डेट में ओवरफ्लो ओवर रोड्स, ठीक है। तो मतलब ये ड्रेन वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से पानी रोड के ऊपर बह सकता है। तो ये 2 इफेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि डेफिनेशन लिख देंगे दोनों में, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वाले में कि दे कैन बी रिसाइकल्ड नेचुरली एंड कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड बाय मैन एंड देयर प्रोडक्ट्स डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और इसमें लिखेंगे कि दे कैनॉट बी रिसाइकल्ड नेचुरली एंड देयर प्रोडक्ट्स कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अपने आप ये रिसाइकल नहीं होंगे, इंसान चाहेंगे तो ये रिसाइकल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। गलने का बाद ये एक इंपॉर्टेंट मतलब फर्टिलाइजर का काम करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर का। और जहाँ तक नॉन बायोडिग्रेडेबल का बात है तो वो क्या होता है, दे रिमेन अनस्टेंज्ड केमिकली बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख देंगे चौथे पॉइंट में। इसका हो जाएगा वुड, पेपर, वेजिटेबल पील्स एट्सेट्रा। और उसमें लिख देंगे प्लास्टिक, DDT, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, ठीक है, ग्लास। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ बताया गया कि इतने सारा कचरा पैदा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे 3 रीजन दिया गया है इतना सारा वेस्ट जनरेट होने का। पहला, इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न होगा ये, चेंजेस इन एटीट्यूड हैव ऑल्सो अ रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल। हम लोग का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। हम लोग ज़्यादा पैकेज फूड को प्रीफर करते हैं, ऐसे ऐसे सामान को यूज़ कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और तीसरा रीज़न हो जाएगा कि चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। पैकेजिंग भी सामान का इस तरीके से हो रहा है कि ज़्यादातर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब मेनली प्लास्टिक्स का यूज़ किया जा रहा है पैकेजिंग के लिए। चलिए, फिर यहाँ पे एक थिंक इट ओवर बताया गया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि एक समय ऐसा था कि ट्रेन्स में जो चाय सर्व किए जाते थे वो प्लास्टिक के ग्लासेस में सर्व किए जाते थे, जो वापस पीने के बाद दुकान वाले को रिटर्न करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद डिस्पोजेबल कप्स आ गया। इसका काफ़ी तारीफ़ किया गया कि इसमें क्या होता है कि आप चाय पी के कप को फेंक देते हैं, जिसका तारीफ़ किया गया क्योंकि ये काफ़ी हाइजीन मेंटेन हो रहा था इससे, ठीक है। लोग को एक ही कप में बार बार चाय नहीं पीना पड़ रहा था, धोने का झंझट नहीं था। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था कि जो वेस्ट जनरेशन था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि लोग चाय पी के फेंक दे रहे थे कप को, तो वो वेस्ट जनरेट हो रहा था। इसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि कूलर का सिस्टम लाया गया, मिट्टी के कप, ठीक है।
इसमें लोग चाय पी के फेंक रहे थे। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम था कि मिट्टी के कप को बनाने के लिए जो टॉप सॉइल होता है, फर्टाइल टॉप सॉइल, उसका यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे लोग जब चाय पियेंगे तो काफ़ी सारा सॉइल का लॉस हो रहा था यहाँ पे। तो ये भी सिस्टम हटाया गया। अब क्या लाया गया है? डिस्पोजेबल पेपर कप्स लाया गया है। तो आपको ये सोचना है कि ये डिस्पोजेबल पेपर कप्स का क्या एडवांटेज है ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो ये आप सोचिएगा, काफ़ी ईजी है और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये रहा। व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन क्या होता है हमने देख लिया। हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, तो ओजोन का यूज़ यहाँ पे लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। वेस्ट जनरेशन को आप कैसे कम करेंगे, 2 तरीके बताने हैं आपको। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ आइटम्स रिजल्टिंग इनटू वेस्ट जनरेशन एंड प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइक्लेबल आर्टिकल्स, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर देयर डिस्पोजल एंड डंपिंग, समझ में आ ही गया होगा। और तीसरा में लिखेंगे रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, ठीक है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये बायोडिग्रेडेबल है, हाँ ये तो बिल्कुल है। वुड, प्लास्टिक तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रूट पिल्स, केक, लाइम जूस, ये भी है जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और केक, वुड, ग्रास, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर तो ACD हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, कौन फूड चेन बनाता है। तो ग्रास, वीट, मैंगो, नहीं ये तो फूड चेन नहीं है। फिर ग्रास, गोट, ह्यूमन, हाँ गोट ग्रास को खाएगा और ह्यूमन गोट को खाएगा, ये एक फूड चेन बनाता है। और भी कोई ऑप्शन है तो देख लेते हैं, ये रहा गोट, काऊ, एलिफेंट, तो यहाँ पे तो कोई किसी को नहीं खाता है, ये फूड चेन नहीं बनाता है। ग्रास, फिश, गोट, ये भी फूड चेन नहीं बनाता है क्योंकि फिश ग्रास तो नहीं खाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस बताना है। नंबर 1, कैरिंग क्लोथ बैग टू परचेज इन वाइल शॉपिंग, तो ये सही बात है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, स्कूल चल के जाए, तो ये भी सही बात है, पेट्रोल बचेगा। तो ABC मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एज ए MCQ प्रिपेयर नहीं कीजिए, इसको आप एज ए क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कुछ बताइए अपने तरफ से, तो आप ये 3 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, तो ये तो हमने देख लिया, पहले ही डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। पूछा जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। मान लीजिए हम इसको हटाते हैं, एक ठो को, प्राइमरी कंज्यूमर को हटाते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग पड़ेगा। तो हाँ, इसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस लेवल है वहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज़ होगा, और जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, ठीक है। कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। तो बिना इकोसिस्टम को डैमेज किए क्या हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल को गायब करेंगे तो आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रीवियस लेवल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, और इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हमने देख लिया। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, ये भी हमने देख लिया। इसका आंसर होगा येस, जो लोएस्ट है वहाँ पे मैग्निफिकेशन सबसे कम होगा, और जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो हमने पहले ही देख लिया 2 इफेक्ट, ठीक है। जो सीवर सिस्टम है वो ब्लॉक होगा, और जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, DDT ये सब है, ये सब अगर बह के पानी में जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। बोला कि अगर हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर जनरेट करें तो इसका इन्वायरमेंट में क्या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 2 तरीके से। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ये गंदा स्मेल पैदा करेगा, प्लस मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह काफ़ी सारे डिजीज़ फैलाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का बात करें तो लॉन्ग टर्म में इस टाइप का कोई भी वेस्ट बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में नो इम्पैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ द डैमेज टू द ओजन लेयर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न।
ओजोन लेयर का खत्म होना क्यों टेंशन का बात है, तो इसका इंपॉर्टेंस बता देना है कि ओजोन का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज, क्या क्या स्टेप्स है ओजोन का डिप्लीशन को कम कर सकते हैं, तो हमने 3 स्टेप बताया था आपको, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन होगा ये कि व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो, ग्रास, डियर, टाइगर, अगर यहाँ से डियर को गायब कर देंगे तो ये फूड चेन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर बाकी वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, क्लास 10 से रिलेटेड है, आपको जरूर वहाँ से हेल्प पहुँचेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।